हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शंस कवर करेंगे, उसके साथ साथ जेई और नीट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस। अब डी ब्रोगली इक्वेशंस जो होता है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लागू होता है दोस्तों। सबसे पहला ही पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लागू होता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, इस प्रकार के पार्टिकल के लिए ये यहाँ पर लागू होता है। ये जो है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये डी ब्रोगली इक्वेशंस लागू नहीं होता दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब इसका जो मेन फार्मूला होता है वह होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपन पी। और यहाँ पे या लेमडा इज इक्वल टू एच अपन एम भी लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। अब यहाँ पर क्या 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 चीज़ है देख लो। लेमडा जो है वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ की इकाई आप लोग जानते हैं मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, ये सब होता है। एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा दोस्तों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है दोस्तों। m जो होती है ये होती है मास, और v जो होती है ये होती है वेलोसिटी दोस्तों। ये होती है हमारी वेलोसिटी। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए दोस्तों। और कौन सा क्या चीज़ है ये भी हमको पता होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो बाद में ही करेंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक और फार्मूला होता है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली इक्वेशंस का जो फार्मूला होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m के। ये एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। एच प्लांक कांस्टेंट, लेमडा वेवलेंथ, एम मास के जो है काइनेटिक एनर्जी, ये इसको इंटीग्रेट करेगा दोस्तों। ये एक फार्मूला हुआ। एक फार्मूला और याद रखिएगा दोस्तों, फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों। ये होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2 MEV। ये हमारा फार्मूला होता है। क्लियर। तो ये दोनों फार्मूला भी हमको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये फार्मूले भी हमारे पास काम आ जाते हैं। क्लियर है। और आप एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तो जानते हैं, बोर के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल टू NH अपन 2π, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली इक्वेशंस के लिए। यदि हम लोग फार्मूले जानते हैं और किसके लिए ये अप्लाई होता है, मैक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो बहुत सारे सवाल हमारे द्वारा जो है सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, अब फार्मूले यदि हमको पता हो गया तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम, वजन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, एंड मूविंग एट स्पीड 5 मीटर पर हावर दिया हुआ है, इज द ऑर्डर
ऑफ बोला हुआ है। तो हमको पता है यहाँ पर सीधा सीधा हमको फार्मूले में मान रखना है, कुछ नहीं, हमको सीधा सीधा फार्मूले में मान रखना है। तो हम लोग जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपन एम वी दोस्तों। तो लेमडा वेवलेंथ हमको पूछा है और फार्मूला 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड बोला है। तो ये h की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू 200 बोला है, वो भी ग्राम में। तो ग्राम को हमको सीधा सीधा किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, और किलोग्राम में यदि मैं इसको बदलूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके किलोग्राम में बदलेगा दोस्तों। तो 200 अपन 1000 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, हावर दिया है। अब हावर को मुझे क्या करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 60 इतने को हमें सॉल्व करना है। तो इतना यदि मैं यहाँ पे वैल्यू रख दिया तो किलोग्राम भी यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करके रखा है। तो मैं इसको सॉल्व करके आगे दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 6.62 इंटू 10⁻34, इसको मैं यदि सॉल्व करूँगा 200 अपन 1000 तो 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे 1 अपन 60 इंटू 60 इतने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये 60 इंटू 60 को ऊपर लेके चले जाऊँगा ना, यहाँ पे डिवाइड बाई डिवाइड है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे हो जाएगा 6.62। इसको आगे सॉल्व करना आप लोग, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 6.62, तो यहाँ पे 36 इंटू 10⁻32 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2.38 इंटू 10⁻32 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको और यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा 2.38 इंटू 10⁻30। ठीक है, ये हमारा मीटर में आ जाएगा दोस्तों। इतना हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको पूछा है इस फॉर्म में, तो 10⁻30, तो 10⁻30, ये 10⁻30 इसको रहने दो, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। तो इस फॉर्म में नहीं पूछा है, इस फॉर्म में पूछा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटॉन बोथ एज वेव मोशन एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ऐसा कौन सा फार्मूला है जो वेव के लिए भी लागू होता है और पार्टिकल नेचर दोनों को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आइंस्टीन का E इज इक्वल टू mc² है, ये केवल और केवल पार्टिकल के लिए ये शो होता है। E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी का, तो पार्टिकल का मास जितना अधिक होगा एनर्जी उसकी उतनी ही अधिक होगी दोस्तों। तो ये पार्टिकल के लिए शो होता है E इज इक्वल टू h/ν। तो ये जो फार्मूला है ये वेव के लिए भी शो होता है और पार्टिकल के लिए भी शो करता है, डुअल नेचर को ये शो करता है दोस्तों। E इज इक्वल टू h/ν। और जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन जनरली फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है इंपॉर्टेंट रूप से, तो ये केवल और केवल वेव को शो करता है, केवल और केवल वेव नेचर को। और जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी है, ये भी आप मुख्य रूप से फिजिक्स में पढ़ते हो, और ये भी जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव ऐसा पार्टिकल जो वेव के समान बिहेव शो करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए और डी दोनों हो जाएंगे दोस्तों। ए और डी दोनों हो जाएंगे। डी भी शो करता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और ए भी शो करता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दोनों को शो करता है। लेकिन जो ऑप्शंस लिया गया है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लिया गया है, केवल और केवल ए को लिया गया है दोस्तों। लेकिन आप याद रखिएगा, बोथ आंसर करेक्ट होगा, ए भी करेक्ट होगा, डी भी करेक्ट होगा, लेकिन जो ऑफिशियल
आंसर है वो केवल और केवल ए को लिया गया है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट 4000 एंगस्ट्रॉन इज बोला हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्तों एनर्जी का रिलेशंस क्या होता है। E इज इक्वल टू एच सी अपन लेमडा होता है। तो यहाँ पे मैं यदि देखूँ एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा से रिलेशन, तो मैं यहाँ पे E1 अपन E2 यदि लिखूँ तो यहाँ पे लेमडा 2 अपन लेमडा 1 लिख सकता हूँ। तो यदि यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ 2000 एंगस्ट्रॉन और 4000 एंगस्ट्रॉन को, 2000 एंगस्ट्रॉन ये लेमडा 2 होगा दोस्तों, और 4000 एंगस्ट्रॉन ये हमारा लेमडा 1 होगा। तो दोनों को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो एनर्जी और लेमडा का रिलेशंस है ये हमारा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको कंपेयर करो तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो 2024 मेंस का सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली which of the following graph plot represents most appropriate relationship between wavelength of electron and momentum of electron? ठीक है, लैम्डा और पी के बीच में कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये हमको बताना है। तो लैम्डा और पी के बीच में कौन सा ग्राफ करेक्ट है हमको बताना है। हम लोग रिलेशन जानते हैं। कौन सा रिलेशन जानते हैं? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ये हम रिलेशन जानते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी, यही तो देखे थे हम अभी हमने फार्मूला। दोनों का इन्वर्सली रिलेशन है। अब इन्वर्सली रिलेशंस है तो कहाँ पे इस प्रकार का रिलेशंस है? देखो सी और डी तो ऐसे ही कट गए भैया, पी इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सी और डी यहीं पे कट गए। अब बी देखो, बी भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/p दिया हुआ है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे किस प्रकार का क्वेश्चंस है यहाँ पे थोड़ा देखिए। द इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस A0 दिया हुआ है, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ईच। तो यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम के साथ यहाँ पे ऑप्शन यदि आप देखोगे तो ऑप्शन में इस प्रकार का हमारे पास डी ब्रॉगली रिलेशन तो होता नहीं है। जब डी ब्रॉगली रिलेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के साथ हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है इसका, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो निकालते हैं इसका आंसर किस प्रकार से होगा, थोड़ा निकालते हैं। लंबा सॉल्यूशन है लेकिन हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहला तो आप लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ये एक रिलेशन होता है हमारे पास। और एक जो है हमारे पास रिलेशन होता है mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है दोस्तों। अब जब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, अब मैं इसको 2π को इधर पक्षांतर करता हूँ और mv को पक्षांतर करता हूँ। जब मैं 2π को पक्षांतर करूँगा तो 2πr इज इक्वल टू NH/mv, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा दोस्तों। या एक काम करता हूँ, इसको n को भी इधर पक्षांतर कर देता हूँ। जब मैं इसको पक्षांतर करूँगा तो इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। अब अगले स्लाइड में मैं ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2πr, n को इधर पक्षांतर कर दिया तो यहाँ पे H/mv, ये देखो पक्षांतर किया है, n को मैंने इधर पक्षांतर किया है। जब इसको मैं पक्षांतर करूँगा तो ये बटे में आ जाएगा, देख लो 2πr/n इज इक्वल टू H/mv। अब H/mv 2πr/n, H/mv इसको मैं लैम्डा लिख सकता हूं दोस्तों। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा लिख सकता हूं। अब बोलो थर्ड ऑर्बिट बोला है, डी ब्रॉगली जो है थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला है। जब थर्ड ऑर्बिट के लिए बोलेगा तो मैं लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2π
2πr3/n लिख सकता हूँ। इसी रिलेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ थर्ड ऑर्बिट के लिए। क्वेश्चन में थर्ड ऑर्बिट बोला है ना, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं। और देखो मैं थर्ड ऑर्बिट के लिए और क्या लिख सकता हूं, r3 इक्वल टू a0 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, a0 मानना है। तो यहाँ पे r3 इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, हम लोग जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, ये होता है हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है। तो r3 बोला है, थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो r3 इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है और रेडियस का ये फार्मूला होता है 0.529 होता है। लेकिन हमको यहाँ पे a0 लेके चलना है ना, क्वेश्चन में दिया है a0 लेके चलना है। तो यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मानूं, 2 मानूं, 2, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ r3/n इज इक्वल टू a0 इंटू एन, कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। अब मैं इसको कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के यदि मैं कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे λ3 इज इक्वल टू 2π a0 इंटू एन लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और n का मान बताओ 3 होता है। जब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो λ3 इज इक्वल टू 2π a0 इंटू 3, तो यहाँ पे 6π a0 हो जाएगा, 6π a0, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा 6π a0। देखो 6π a0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे पास ऐसा कुछ रिलेशन तो था नहीं, लेकिन दो फार्मूला, ये एक फार्मूला और ये एक फार्मूला, दोनों फार्मूले से मैंने एक नया रिलेशन यहाँ पे रेडी किया, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और वहां से मैंने यहाँ पे आंसर निकाला। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लंबा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 2024 एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको बताना है। यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चंस क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनाइट पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। डेफिनाइट पाथ्स एक फिक्स पाथ को बताए, इलेक्ट्रॉन के फिक्स पाथ की बात करता है। फिर ऑप्शन नंबर बी बोलता है द energy of an electron in 2s orbital of an atom is lower than the energy of electron that is infinitely far away from the nucleus। देखो ये न्यूक्लियस है हमारा, जो अनंत दूरी पर है उसकी एनर्जी जो है उसकी एनर्जी अधिक होती है, जो कम दूरी पर है उसकी तुलना में। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी का बोलना है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1। जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू में आता है आंसर, n का मान 1 आता है। तो द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट बोला है, तो यह भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। ये हमारा गलत है दोस्तों, ये हमारा गलत है दोस्तों, सरासर गलत है दोस्तों। तो ABC ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कवर करेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो क्लियर है, चलिए गुड बाय दोस्तों।